दोस्तों मैट्रिक का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ऐसे में अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो साइंस में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं पूरे बुक से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं और क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इन्हें रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2Mg + O2, इससे बन गया हमारा 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो आंसर आप देख सकते हैं कि एक यौगिक दो या अधिक पदार्थों में टूटता है। अपघटन मतलब टूटना होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संयोजन मतलब जुड़ना, दो अलग अलग तत्व मिलकर एक हमारा यौगिक बनाए। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आंसर देख सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि संतुलित समीकरण में क्या बराबर होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो आंसर हो जाएगा लाल। फिर अगला प्रश्न है कि पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा, तो ये होगा अम्लीय, और 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होगा और पूरा 7 होने पर वह उदासीन होगा, जो कि जल का पीएच मान होता है। अब आप हमें कमेंट में बताना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगला प्रश्न है कि HCl किस प्रकार का अम्ल है, तो ये एक प्रबल अम्ल है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है NaOH किस प्रकार का पदार्थ, तो ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चंस काफी मेहनत से आपके लिए तैयार किए, तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। अब आप देख सकते हैं धातु एवं अधातु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार आप बना सकते हैं, इसलिए इसकी तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो इसका सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अगला प्रश्न है सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, यह बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, तो इसका गलनांक जो होता है वो उच्च गलनांक होता है। अगला प्रश्न है Fe2O3 क्या है, तो आयरन 3 ऑक्साइड होता है। अब आप आयरन का एटॉमिक नंबर हमें कमेंट में लिख के बताना। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 4। अब ये कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो यहाँ पे पहले कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही संयोजकता कहते हैं, इसलिए कार्बन का जो संयोजकता होता है वो होता है 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो ये एल्केन कहलाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन आता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि CH4 का नाम क्या है, तो इसका नाम मिथेन होता है, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ग्रुप का पहला मेंबर होता है। अगला प्रश्न है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH, और इसी से अल्कोहल बनता है। दोस्तों जितना भी दारू वगैरह देखते हैं, शराब देखते हैं, उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साबुन सफाई करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक तथा हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, तो यहाँ पे कुल समूहों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घटता है। फिर अगला प्रश्न है कि सोडियम किस समूह में है, तो समूह 1 में। फिर अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय गैसें किस समूह में है, तो ये समूह 18 में है, जहाँ पे आ जाती है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा जैव प्रक्रम है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का हरा वर्णक क्या कहलाता है, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन होता है किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का प्रकार क्या होता है, तो होलोजोइक इसका प्रकार होता है। फिर अगला प्रश्न है छोटी आंत में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है, उसे ऑक्सिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो होता है वो थायराइड। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो वो होता है न्यूरॉन। फिर अगला प्रश्न है रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है, तो ये मेरुरज्जु से कंट्रोल होती है। अगला प्रश्न है कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से। इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप साइंस में। अब अगला चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। तो पहला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा द्विखंडन। फिर अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन होता है, तो अंडवाहिनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि परागन के बाद क्या बनता है, तो आंसर हो जाएगा बीज। अगला प्रश्न है यीस्ट में जनन किस प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा कलिका के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि पुरुष जनन कोशिका किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु। फिर आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं विकास। तो इसका पहला प्रश्न है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को। जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीन स्थित होते हैं कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र में। और मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं 46 यानी कि 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण क्या कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा, क्योंकि इसमें XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं और गर्ल्स में XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो लड़कों के द्वारा ही होता है। अब आते हैं अगला चैप्टर की तरफ जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर के आकार का बनता है। दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के सामने रखा गया है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा सेविंग मिरर में, सौर भट्टियों में, इन जगहों पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो आंसर दे सकते हैं वाहन के रियर व्यू मिरर में, यानी कि पश्च दृश्य दर्पण में इसका इस्तेमाल होता है। सजावट के सामान में भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है अपवर्तन में प्रकाश की गति क्या होती है, तो ये बदल जाती है, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मार्ग भी बदल जाता है और उसकी गति भी बदल जाती है। अगला देख सकते हैं कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में सभी चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख के बताना, मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स का वीडियो बना दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र एवं रंगीन संसार यानी कि रंग बिरंगा संसार, और इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसे मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला प्रश्न रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न इंद्रधनुष बनता है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस होता है। दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश से जुड़ा हुआ दोनों जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये सभी हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। अगला चैप्टर देख लेते हैं विद्युत। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, AMPERE। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V बराबर IR, इसे ओम का नियम कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो कि ओम के नियम के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, जिसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर V × I होता है विद्युत शक्ति का सूत्र। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा, जिसे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी हम लोग कहते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो अगर ये दूसरे चुंबक से नॉर्थ और साउथ से अगर इस तरीके से अलाइंड रहेगा तो ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यही चीज़ अगर ऐसे हो जाए, इधर नॉर्थ इधर साउथ, फिर अगला हम लोग चुंबक इस तरह से रख दें जिसमें साउथ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या है, तो एक विशाल चुंबक की तरह बिहेव करती है। फिर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम किसके लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। चलिए अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिसका भंडार प्रकृति में असीम मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि ये एक बार जो जल जाते हैं वापस हम इसे अचीव नहीं कर सकते, वापस से इसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते, इसलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत गृह में ईंधन क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा कोयला। फिर अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो नाभिकीय विखंडन से। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इससे परमाणु ऊर्जा घर चलती है और इससे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर अगला चैप्टर देख लेते हैं जिसका नाम है पर्यावरण। यहाँ पे पहला है खाद्य श्रृंखला शुरू होती है किससे, उत्पादक से। फिर अगला प्रश्न है कि ओजोन परत बचाती है हमें किससे, यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। फिर अगला प्रश्न है जैव आवर्धन होता है, तो आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में। दोस्तों आप याद रख लेंगे कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, और ये पृथ्वी मान लीजिए ये वाला है तो पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है और 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाता है, यानी कि इसकी लगभग जो मोटाई होती है वो होती है 20 किलोमीटर तक लगभग। फिर अगला प्रश्न है पारितंत्र के घटक क्या है, तो आंसर हो जाएगा जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न क्या है CFC गैस हानि पहुंचाती है किसको, ओजोन परत को, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी मौजूद है, नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78%। प्रकृति में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, और बाकी 1% में सभी गैसें आ जाती है। अगला प्रश्न है जल चक्र में शामिल क्या होता है, तो ये होता है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का कारण क्या है, तो आंसर आप देख सकते हैं कि वनों की कटाई। अत्यधिक वनों की कटाई होने से मृदा का अपरदन होता है, मृदा का क्षय होता है, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है हम मानव जाति के लिए और जैव विविधता के लिए भी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भूजल स्तर घटता है किस कारण से, अत्यधिक दोहन से। जब हम अत्यधिक दोहन करते हैं जल का तो भूमि का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगला प्रश्न है हरित गृह गैस क्या है, तो आंसर हो जाएगा CO2, इंग्लिश में से बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब देख लेते हैं इन सभी चैप्टर्स के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि H2SO4 का नाम क्या होता है, तो उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और उसे अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं, और हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसी अम्ल को। तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन किसमें किसमें होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यही दोनों मिलकर वापस से क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि DNA का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है कौन, हीमोग्लोबिन ले जाने का काम करता है। फिर अगला प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश की गति कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर आपको थोड़ा सा छका के पूछा गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी रह सकता है, तो ये भी सही है किलोमीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में ये सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो I = Q/T, जहाँ पे I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उस नाभिक का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है pH 7 क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, यानी कि जल की प्रकृति आपको उदासीन देखने को मिलती है क्योंकि इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है।
अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो आंसर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, RADOX, यानी कि ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक तरह के प्रोटीन होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हृदय में कक्षा कितनी होती है, तो 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल क्या होती है, तो लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड वायु में होती है। अगला प्रश्न है तंत्रिका संदेश की इकाई क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पाद क्या होता है, तो LPG पेट्रोलियम उत्पाद में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये सभी हमारे घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए। एक चीज़ ये भी होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल हम लोग वाहनों में करते हैं और इसकी सहायता से कार वगैरह हम लोग चलाते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है मानव में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, तो एरोबिक होती है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा टेस्ला, TESLA एक वैज्ञानिक का नाम था, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगला प्रश्न है कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं, और उसके बाद आप हमें आके वापस से कमेंट करना कि हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन से देखने को मिले। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने और भी कई सारे वीडियोज क्लास 10th के डाल रखे हैं, उसे भी जाकर जरूर देखना। थैंक यू सो मच। बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, और आई होप आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।